बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट के तेवर सख्त हैं। गांधी जी के मुजस्समे के करीब धरने पर बैठे अरकान पार्लियामान माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है। उनका कहना है कि माफी मांगने का सवाल नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई पर वो ऐवान में बहस का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। अवाम के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाना नुमाइंदे का फर्ज है और काम करते हम रहेंगे। ख्याल है कि अरकान पार्लियामेंट 50 घंटों के एहतजाज पर बैठे हैं। गुज़िश्ता दिनों नारेबाजी और हंगामा करने के लिए राज्यसभा के 19 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो हमेशा ये बात सदन में कहते ही रहते हैं, माफी किस लिए मांगे। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार हमारा ये हक बनता है कि सदन में जनता की समस्याओं को उठाएं और चर्चा करें। और हम सिर्फ महंगाई के विषय पे चर्चा करना चाहते हैं जो आज दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जो जीएसटी उन्होंने डाला है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा के लिए जब मौका ही नहीं देते आप तो लोग हंगामा करते हैं। और हंगामा करना एक नई बात तो नहीं है, नई चीज नहीं है। इससे पहले बीजेपी जब अपोजिशन पार्टी में थी तो उन्होंने हंगामा भी किया और उसका समर्थन भी कर लिया कि हंगामा करना भी एक लोकतंत्र का भाग है, इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे बोलने वाले लोग हमको बोल रहे माफी मांगे। माफी कैसे मांगेंगे? जनता की समस्या को उठा रहे। अगर कोई अपने लिए कुछ किए या उनका खुद का कुछ विषय है तो वो अगर गलती करे तो वो बात और है, लेकिन ये तो सारे लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य काम कर रहे हैं। मांगने के लिए प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं तो उनको मुझे बहुत दुख है कि वो मंत्री हो सकते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पर देश की जनता में जो हाहाकार है मूल्य वृद्धि को लेकर, उसके लिए हम माफी क्यों मांगे। और अगर कोई मंत्री हमसे कहता है माफी मांगे, उनको लज्जा होनी चाहिए, क्योंकि देश त्रस्त है महंगाई से। तो महंगाई पे चर्चा मांगना अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, और ये गुनाह हम 1000 बार करेंगे देश की जनता के हित में। ये मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री से कहना चाहती हूँ। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस तरीके से 19 संसद सदस्यों को निलंबित करने का गलत प्रस्ताव किया, इसके लिए स्वयं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सारे सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए और निलंबन को वापस लेना चाहिए। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में डाल दिया गया। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है कि जो अंतर विरोध होते हैं उस पर बात और चर्चा होती है, संवाद होता है। और हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं, अंतर विरोध हैं। हम लोग विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की फेलिंग है, जो कमियां, उनको उजागर करें। The protest. So they have suspended the MPs. We strongly oppose that. We will continue our agitation. That's what I want to say in this. कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी
अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देगा सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि लगातार हंगामा बढ़ता हुआ जा रहा था। अधीर रंजन चौधरी की जानिब से जो अल्फाज का इस्तेमाल सदर जमहूरिया को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया गया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी को। इसी बीच हंगामे को बढ़ता देख 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर देना पड़ा। वहीं मामला बढ़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि मेरी जबान फिसल गई। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई निर्णय नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। फुलवारी शरीफ ट्रेन मॉड्यूल मामले में एनआईए की छापेमारी जारी है। पटना, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा, अररिया, किशनगंज, फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापामारी हो रही है। अब तक मुतादिद गिरफ्तारियां भी अमल में आ चुकी हैं। पुलिस की भारी तादाद
में छापेमारी के मकामात पर पुलिस को भारी तादाद में छापेमारी की मकामात पर तैनात किया गया है। मुश्तबा अफराद के घर पर छापेमारी हो रही है। तो पटना के फुलवारी शरीफ ट्रेल फंडिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम नूरुद्दीन जंगी के घर दरभंगा में सीपीआईएमएल के 2 अरकान असेंबली गोपाल रविदास और सुखा के रुकन असेंबली बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने घर वालों से मुलाकात की और नूरुद्दीन जंगी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए और अहले खाना के साथ हमाहंगी का इजहार किया और बीजेपी पर जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। चार लोग पीएफआई, 5 लोगों के बारे में हम ठोस सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूँ। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत। ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं। तो इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे पटना का, क्योंकि पटना में भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसी तरीके से दिगर मकामात पर भी बिहार के छापेमारी एनआईए की जानिब से की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जिनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना से संजय कुमार जुड़ रहे हैं। संजय, बताइएगा कि कितने बजे से पटना में और दिगर इलाकों में एनआईए की छापेमारी जारी है? कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जिनकी निशानदेही की गई है और अभी एनआईए छापेमारी कर रही है? पटना का हाल सबसे पहले। देखिए, बिल्कुल, दरअसल जो फुलवारी शरीफ जिहादी मामला है, इस पूरे मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया था। पहले पटना पुलिस की एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के बाद एनआईए ने इसको टेक ओवर किया है। और जो न्यूज 18 को सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है, पीएफआई से जो जुड़ा हुआ मामला है उसको सबसे पहले टेक ओवर किया है और उससे रिलेटेड एफआईआर एनआईए ने किया है। और उसी मामले में आज पहले सुबह पटना में फुलवारी शरीफ में अतहर परवेज वो नाम है जिसने पीएफआई को बिहार में फैलाया है। और पटना में फुलवारी शरीफ इलाके में जो नया टोला का इलाका है, वहां पर झारखंड के रिटायर्ड पुलिस अफसर जलालुद्दीन के मकान में उसने पीएफआई का ऑफिस खोल रखा था और पीएफआई की गतिविधियां जो थी वो संचालित की जा रही थी उसके नेतृत्व में। तो अतहर परवेज के आवास पर आज अर्ली मॉर्निंग एनआईए ने छापेमारी की है। इसके अलावा पटना के अलावा दरभंगा में भी छापेमारी की गई है। जो नूरुद्दीन जंगी जो पेशे से अधिवक्ता हैं और लखनऊ से यूपीए केस की मदद से इनको गिरफ्तार किया था पटना पुलिस की एसआईटी ने, उनके आवास पर, पैतृक आवास पर छापेमारी की गई है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स एनआईए अपने साथ ले गई है जो उसके लिए अहम सबूत साबित हो सकते हैं। जी, तो आज ये माना जा सकता है कि कई और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि कई और मकामात पर छापेमारी जारी है। पूरे मामले में कुल 26 लोगों को नामजद बनाया गया था, जिसमें जो पीएफआई से जुड़ा मामला उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 22 लोग अभी काउंट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एनआईए ने जब टेक ओवर कर लिया तो आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां बढ़ेंगी। ये गिरफ्तारियां 2 दर्जन से भी अधिक होगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जी, तो दरभंगा का जिक्र कुछ देर पहले संजय कुमार आपने किया था। दरभंगा से जो गिरफ्तार मुलजिम है जिसका नाम नूरुद्दीन है, आज उसके घर पर सीपीआईएमएल के 2 अरकान असेंबली यानी एमएलए मुलाकात करने की पहुंचे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और ये पुलिस की सोची समझी साजिश है। पूरे मामले में चूंकि गोपाल रविदास फुलवारी शरीफ इलाके के लोकल एमएलए हैं और वो केवल पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद गोपाल रविदास ये भूल गए कि इस पूरे मामले को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेक ओवर कर लिया है। तो एनआईए जैसी एजेंसियों की कार्यशैली अहम सबूतों के आधार पर होती है और एनआईए किसी केस को तभी लेता है जब उसके पास अहम सबूत हो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद ही वो कार्रवाई आगे कर रही है। तो केवल पुलिस तक ये मामला नहीं है और केवल वो पुलिस की बात कर रहे हैं। अगर सबूत नहीं होते और कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया तो आगे भी कार्रवाई नहीं होती। तो फिलहाल इसको पॉलिटिकल दायरे से देखना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एनआईए वगैरह की जो टीम है वो बहुत सोच समझकर और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ती है। ये एक आरोप हो सकता है, बट इसकी पूरी गहराई में जाना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा और अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो एनआईए क्या कुछ जांच कर सामने लाती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और केवल पॉलिटिकल एजेंडे मात्र से इसको नहीं देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
असातिज़ा तकर्रुरी मामले में ईडी की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी ने इस केस में अब सुकांतो आचार्य को समन किया है। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर पार्था चटर्जी के तहत वो खुसूसी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ईडी इस केस में कुछ और अफसरों से पूछताछ कर सकती है। उधर असातिज़ा तकर्रुरी मामले में मगरबी बंगाल की सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। खुद टीएमसी के अंदर से भी पार्था चटर्जी को ओहदे से हटाने और पार्टी से बरतरफ करने की आवाज उठ रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद देहरी से जुड़ रहे हैं। और आज जो सुकांता चटर्जी को समन आचार्य को माफ कीजिएगा जो समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से, तो क्या ईडी ने पाया जिसके बाद ये समन जारी किया गया है? शंकर बताइएगा कि पार्था चटर्जी से सुकांता आचार्य के क्या कनेक्शन है, ईडी को क्या कुछ शवाहिद मिले जिसके बाद समन जारी किया गया है? देखिए, जिस तरह से पार्था चटर्जी जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है, जिस तरह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उसके बाद ईडी के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, तो इस मामले में उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको एक सुकांता आचार्य को पूछताछ का नोटिस भेजा गया और पूछताछ में कोलकाता स्थित ईडी का दफ्तर में बुलाया गया। जिस तरह से आरोप की बात करें तो ये जो है पार्था चटर्जी के बेहद करीबी है और किस तरह से पैसों का लेन देन होता था, किस तरह से दफ्तर के अंदर में काम होता था, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ईडी के द्वारा उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर मैं इसके साथ इसी खबर में और भी देना चाहूंगा कि ईडी के द्वारा जिस तरह से कई लोकेशन पे छापेमारी की गई, पार्था चटर्जी और अर्पिता से संबंधित लोकेशन पे जो छापेमारी की गई, उसमें कैश का जो जब्त कैश है उसकी वैल्यू जो है 27 करोड़ 90 लाख रुपया जमा किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। और समझा जा सकता है कि अब तक पार्था चटर्जी से जुड़े मामले में 50 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी को बरामद किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। और इसके साथ गोल्ड और ज्वेलरी की अगर बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी को जब्त किया गया है ईडी के द्वारा, जिसमें कि 3 केजी गोल्ड ब्रिक्स है, बकायदा 3 गोल्ड ब्रिक्स जो है वो बरामद किया गया, जिसकी वैल्यू जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपया करके 1 केजी करके है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से तकरीबन 50 करोड़ रुपया अब तक इस मामले में जब्त किया गया है, इस मामले में आगे की भी तफ्तीश जारी है कि किस तरह से पार्था चटर्जी और अर्पिता का जो कनेक्शन है, जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की गई। जी, जैसे कि पहले ही सोचा जा रहा था कि अभी एक नाम है, 2 नाम है, आगे ये फहरिस्त लंबी होती जाएगी, वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। समन जारी किया गया ईडी की तरफ से। अब देखना ये होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलता है और क्या कनेक्शन आगे और बनता है दूसरे लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ अफराद एक नौजवान की सरेराह पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। नौजवान को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे, उस नौजवान ने उनको मना किया, जिसके बाद उस पर उन लोगों ने हमला कर दिया। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मुलजमीन की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सरहदी इलाके बूटा पथरी में फौज और गुज्जर बकरवाल के बाहमी इश्तराक से गुज्जर बकरवाल कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला, एसएसपी बारामुल्ला और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान अफसरान ने गुज्जर बकरवाल कबीलों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात से भी आगाही हासिल की। प्रोग्राम में फनकारों ने हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए और मारूफ शोरा ने कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और पहाड़ी में अपनी हुब्बुल वतनी की नज़में सुनाई। बच्चों ने भी मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। ओहदेदारों के अलावा लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। गुज्जर बकरवाल तबके ने सेहत और तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन, बिजली में इजाफा, पानी के बुनियादी ढांचे वगैरह का भी मुतालबा किया था। यहाँ गुलमर्ग बूटा पथरी में हमारे गुज्जर बकरवाल जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हमारा जो गुज्जर बकरवाल हैं ये 6 महीने तरनाड़न, नावन, चौरखुडन, सोमेवाली, बूटा पथरी, आशा, चौरखुडन
सलर हमारी एक बैग है टॉप पर, और हमारे नागन फर्स्ट सेकंड थर्ड मोरन वाली धारन वाली जितने भी इलाके जो यहाँ आते हैं इन सब का 6 महीने यहाँ पर विज़िट होता है अपने माल मवेशी बच्चों के साथ, और हमारे मोबाइल स्कूल भी यहाँ होते हैं। तो हमारा जो आज का ये प्रोग्राम था इसका नाम गुजर बकरवाल कल्चरल प्रोग्राम था। तो कल्चरल प्रोग्राम में हमने सबसे पहले ये करना है कि सबसे एक हमारा है इसमें, और फ़ौज की बड़ी भरपूर मदद मिली है इसमें। हमने जितने भी टेंट वेंट खाने पीने का जो इंतज़ाम लगाया गया था, इसलिए हमने ये प्रोग्राम इस बुनियाद पर रखा ताकि हमारा जो गुजर बकरवाल कल्चर है ये प्रमोट हो सके। रामबन में हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का भी इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया रामबन ने बुध को वजारत बिजली के ताउन से यहाँ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मेगा आगाही और नुमाइशी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर चेयरपर्सन जिला तरक्याती कौंसिल रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम में लेक्चरर्स, सकाफती प्रोग्राम्स, नुक्कड़ नाटक और पावर सेक्टर पर मुख्तसर फिल्मों की नुमाइश की गई। इस मौके पर लेक्चर का भी एहतमाम किया गया। बड़े इज्तिमा को देखते हुए शुरका के जरिए तमाम कोरोना हिफाजती प्रोटोकॉल्स की पाबंदी की गई थी। ये प्रोग्राम जो 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेते हुए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 पावर सप्लाई को लेके आज यहाँ पर होने जा रहा है, और जो लगातार 25 जुलाई से 30 जुलाई तक ये लगातार चलेगा। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बारिश से काफी बुरा हाल है। यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है और गुंडना ब्लॉक के लदना इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। इंतजामिया ने आवाम से चौकन्ना रहने की अपील की है। इस दौरान आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील भी की गई है। इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नंबरात भी जारी किए गए हैं। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। लक्ष्मी नगर, शिवदास कॉलोनी, नगरोटा और दीगर इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। रिहायशी इलाकों में मकीनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इमलाक का भी नुकसान हुआ है। इन इलाकों की गलियां नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। मोटरसाइकिल पाऊदा तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम दिखाई दे रही है। मकीनों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मकीन जो रह रहे हैं बारिश की वजह से सड़कों पर पानी घुटने तक है, उसके बावजूद अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुश्किलात भी नजर आ रही है। हर तरफ बात कैसे रही तो हम आ जाएंगे। वो देखिए गाड़ियां डूब गई हैं। देखिए बिल्कुल गाड़ियां डूब गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये देखिए लोग परेशान है कि अपना सामान कहाँ ले जाएं, क्या करें। कहर मतलब जो बरसात हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है। इसने तहलका मचाया। ये जम्मू में बोडी एरिया का जो शिवदास कॉलोनी है, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ कि पूरा वहाँ नीचे एक नाला है। उस नाले से बहुत ज़बरदस्त पानी रिबैक हुआ है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं लोगों का सामान देखिए झाड़ू जा रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। गाड़ियाँ तो लोगों ने निकाली है बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ डूबी हुई हैं। हम गवर्नमेंट इल्तिजा ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी से हमें इमदाद यहाँ पहुँचाई जाए ताकि हम लोगों को यहाँ से बचाया जाए। मैं शिवदास कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ये हमारे यहाँ जो बारिश की वजह से जितना पानी हो सका, एक मंजिल हमारा पानी में सब सामान गया, वो गया। पिछले साल भी ऐसे ही हो गया था। हमने रिक्वेस्ट किया था कॉरपोरेटर से, वो कॉरपोरेटर यहाँ देखने कहता आपकी फ़ाइल हमने भेजी है, लेकिन वो आज तक सेक्रेटरी से वो फाइल नहीं निकली। जब तक हम मर गए। ड्राइज इन्होंने लाया पानी मिट्टी उठाने के लिए, वो भी मिट्टी वापस गई। कोई यहाँ ना आता है, न जाता है, न देखता है, न कोई यहाँ मरा कोई यहाँ। ये अभी देखो आप हमारी हालत, ये हमें सड़क पर है, हमारे कमरों में भी ऐसी हालत है और लोग ऐसे पानी निकाल, ये आप देख लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं होती है, खासकर हमारा कॉरपोरेटर जो वोट लेने के लिए यहाँ आता है।